साथियों नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा एवं हिंदी की बोलियों के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे। इसकी हम दो क्लासें लेंगे। एक क्लास में तो हम हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के बारे में संक्षेप में देख लेंगे और दूसरी क्लास में इसकी जो उपभाषाएं हैं उसकी कौन कौन सी अपभ्रंश हैं, किससे निकली हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके अलावा कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, उसकी वहाँ की क्या विशेषता है, क्या उसमें लोक साहित्य है, क्या उसमें साहित्य है, ये सब हम विस्तृत से एक अगली क्लास में भी देखेंगे। तो हिंदी भाषा है उसकी बोलियों की हम दो क्लासें लेंगे। आज हम हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में संक्षेप में देखेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा। हिंदी भाषा आपको पता होगा, सामान्य सी बात है, हिंदी भाषा हमारे भारत की राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा है अनुच्छेद 343 के अनुसार। ठीक है, अधिकांश लोगों द्वारा व्यवहार में की जाने के कारण यह हमारे भारत की राष्ट्रभाषा भी कहलाती है। ठीक है, लेकिन संविधान के अनुसार इसे हम राजभाषा कहेंगे। ठीक है, तो हमारे भारत की हिंदी राजभाषा है। इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरी है पूर्वी हिंदी। तीसरी है राजस्थानी। चौथी है बिहारी और अंतिम है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो हमारी हिंदी भाषा की 5 तो उपभाषाएं हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। देखो याद करने से तो हो जाएगा। देखो एक तो पश्चिमी है, दूसरी पूर्वी होगी और राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ठीक है, ये 5 हमारी उपभाषाएं हो गई। एक भाषा है जिसकी 5 उपभाषाएं। एक चीज आपको बता देना चाहता हूं मैं कि हिंदी जो है पूरे भारत में तो नहीं बोली जाती। भारत में यदि देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर हिंदी नहीं के बराबर नाम मात्र बोली जाती है। दक्षिण के राज्यों में जैसे तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती है, यानी कि बहुत कम बोली जाती है। ठीक है, वहां की उनकी बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी की अलग अलग बोलियां हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी की यहाँ पर 5 बोलियां हैं। एक चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको, अलग अलग विद्वानों ने बोलियों के बारे में अलग अलग संख्या बताई। कुछ विद्वान 17 मानते हैं, कुछ 18 मानते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी या पूर्वी हिंदी तक ही उसको सीमित कर दिया है और उसकी बोलियों के बारे में बताया है। ठीक है, देखते हैं पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। तो सबसे पहले आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली, इसमें भी अलग अलग मत है। खड़ी बोली के बारे में बताया गया है कि प्रारंभ में यह खड़ी बोली नहीं थी, यह खड़ी बोली थी, लेकिन धीरे धीरे उसका अपभ्रंश हो गया और खड़ी कहलाने लगी। ऐसा मत सामने आता है। खड़ी था वो, क्या था? खड़ी। और खड़ी का अर्थ होता है शुद्ध, यानी कि शुद्ध के संदर्भ में लिया गया था। ठीक है साथियों, चलो आगे देखते हैं। दूसरी है, थोड़ा और बता देना चाहता हूं इसके बारे में। खड़ी में एक चीज और बताई गई है कि इसमें एक मत ये है कि इसमें खड़ी पाई वाले वर्णों का प्रयोग किया गया, इस कारण इसको खड़ी बोली कहा गया। जैसे अपन लिखते हैं क, इससे बना लेते हैं
ल, इससे बना देते हैं म, मतलब कोई सा भी वर्ण हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, इस कारण इसको खड़ी बोली कहा गया है। अलग अलग मत प्रचलित हैं खड़ी बोली के बारे में। ठीक है, और यह खड़ी बोली जो है वो हिंदी की मानक बोली में गिनी जाती है, यानी कि जो हिंदी है वही खड़ी बोली है। ठीक है, यदि हम हिंदी साहित्य में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कि खड़ी बोली का प्रादुर्भाव भारतेंदु युग से हो जाता है। इसका प्रारंभ भारतेंदु युग से हो जाता है और धीरे धीरे उसका परिष्कृत रूप सामने आता है द्विवेदी युग में, छायावाद में, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि में। ठीक है, तो खड़ी बोली का प्रारंभ हमारे सामने हो जाता है भारतेंदु युग में। ठीक है, अब देखते हैं खड़ी बोली के बाद दूसरी आती है ब्रज। ब्रज का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में साहित्य में सूरदास की ओर जाता है। हमारे दिमाग में सूरदास की रचनाएं आती हैं, नंददास की रचनाएं आती हैं, रसखान की रचनाएं आती है, यानी कि इन तमाम कवियों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। सूरदास की साहित्य ले सुर सारावली आदि रचनाएं हैं जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में लोक साहित्य तो है ही, लेकिन हिंदी साहित्य में साहित्य बहुत ही रचा गया इसके बारे में। ठीक है साथियों, ब्रज का मतलब होता है पशुओं का समय, पशुओं का समूह, और उसी से लिया गया है संदर्भ ब्रज का। ठीक है, अगली है ब्रज। ब्रज के बाद है कन्नौजी। वास्तव में तो ये कान्यकुब्ज स्थान से लिया गया है। कान्यकुब्ज से कन्नौज बना और कन्नौज से कन्नौजी बोली बनी। ठीक है, तो ये संस्कृत के कान्यकुब्ज से बना हुआ है, जो कन्नौज के आसपास ही बोली बोली जाती है। चौथी है हमारे सामने कन्नौजी के बाद चौथी है हरियाणवी। हरियाणवी, ठीक है, यह जो बोली है दिल्ली हरियाणा के देहाती भागों में सबसे ज्यादा बोली जाती है। हरियाणवी में भी एक मत चलता है कि हरि का यान, हरि का यान। ठीक है, हरि का यान यहाँ से गुजरा था, यानी कि कृष्ण का यान यहाँ से गुजरा था, कृष्ण का यान यहाँ से गुजरा था, इसलिए इस क्षेत्र को हरियाणा नाम दिया गया और हरियाणा से हरियाणवी बोली बनी। ठीक है, ऐसा मत प्रचलित है हरियाणा। आगे देखते हैं, अंतिम है बुंदेली। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली बुंदेली। ठीक है, तो हमारे सामने 5 बोलियां खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली। इसके बारे में मैं अभी संक्षेप में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, कौन सी बोली ज़्यादा कहाँ बोली जाती है, कौन सा क्षेत्र, क्या विशेषता है, इसके बारे में और विस्तार से अगली क्लास में जरूर देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ। पूर्वी हिंदी में देखो, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। पूर्वी हिंदी में ऐसे याद करो उसको, ABC याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ए फॉर अवधि, ए फॉर अवधि। ठीक है, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तीनों बोलियां बोली। हम जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा साहित्य ब्रज में यहाँ पर मिलता है पश्चिमी हिंदी में, तो अवधि में यदि हम जाएं, अवधि भाषा के बारे में सबसे ज्यादा रचनाएं तुलसीदास की मिलती हैं। तुलसीदास का एक बहुत बड़ी रचना है रामचरित मानस, जो 7 कांडों में विभक्त है। ठीक है, यह अवधि भाषा में लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं, जैसे कुतुबन है, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत है। ठीक है, जो सूफी कवि है उन्होंने भी अवधि भाषा का प्रयोग बहुत हुआ है। तो हिंदी साहित्य में बहुत सारा साहित्य रचा गया है अवधि भाषा में।
तो साहित्य संबद्ध भाषा कहलाती है अवधी। ठीक है, दूसरी है बघेली जो रीवा के आसपास बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी के अंदर। और पूर्वी हिंदी जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, और यह शौर्षणी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो ये भी आप थोड़ा जानकारी में रखिएगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न बनता है, मेरे ख्याल से ऐसा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अवधि और ब्रज हम लगभग साथ साथ पढ़ते हैं। जब साहित्य में पढ़ते हैं तो अवधि की रचना कौन सी है, ब्रज की कौन सी है। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूज के लिए हमको ऐसा प्रश्न दे दिया जाता है कि कौन सी बोली, सुनिएगा, कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। और यहाँ पे दे देते हैं आपको ब्रज, प्रारंभ में ही ए ऑप्शन में दे देते हैं ब्रज, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये समझना, ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधि आती है। ठीक है, वैसे हम साहित्य में देखते तो इन दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं हम। ठीक है, हाँ, ये आगे देखते हैं राजस्थानी। राजस्थानी की एक प्रमुख बोली है मारवाड़ी, और इसका केंद्र बिंदु है पश्चिमी राजस्थान, जिसमें भी जोधपुर और पाली प्रमुख जिले आते हैं। ठीक है, मारवाड़ी के बाद आती है मेवाती, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती भरतपुर अलवर की तरफ बोली जाती है। इसके अलावा जयपुरी, जिसको ढूंढानी भी कह सकते हैं, ढूंढानी, और दूसरा नाम है जयपुरी, और एक आती है मालवी। मेवाड़ी को इसके अंदर ही समाहित कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत आएगी। मालवी जो है हाड़ौती क्षेत्र में कोटाबारा, बूंदी और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर जो राज्य जो जिले आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के आते हैं रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि जिलों में यह बोली बोली जाती है मालवी। ठीक है, और ढूंढानी जयपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। जयपुरी का दूसरा नाम है जाड़साही। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बोली के दूसरे नाम के बारे में भी बता दिया जाता है। यहाँ पर मैं एक और बताना चाहूंगा, खड़ी बोली को कौरवी भी कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? कौरवी, याद रखना, खड़ी बोली को एक अन्य नाम है कौरवी। ठीक है, इसके चारों अब आ जाते हैं बिहारी के अंतर्गत। तो बिहारी में सबसे पहले आती है भोजपुरी। आजकल हम देखते हैं भोजपुरी में सिनेमा में काफी इसकी फिल्में बनी हुई हैं भोजपुरी बोली में। ठीक है, और भोजपुरी एकमात्र ऐसी बोली है सभी बोलियों के अंतर्गत जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषाओं की सभी बोलियों में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भोजपुरी, भोजपुरी के बाद आती है मैथिली। ठीक है, इसमें भी काफी साहित्य रचा गया है। ठीक है, और इसके अलावा आती है भोजपुरी, मैथिली, और एक आती है मगही, मगही आती है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज वाला कभी कभी प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की कुछ दे देते हैं, कुछ बिहारी की दे देते हैं, जो हमने कुछ कम नाम सुने हो ऐसी बोलियां दे देते हैं, और पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी बोली बिहारी की है, या कौन सी राजस्थानी की है, कौन सी पूर्वी की है, तो वो हमें याद रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं पहाड़ी। पहाड़ी में आती है नेपाली, नेपाल के आसपास बोली जाती है। नेपाली, कुमायूनी और गढ़वाली। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश की तरफ ये बोलियां बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, तो उनका नाम भी दिया पहाड़ी बोली। ठीक है, ये है बिहारी। और बिहारी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, उपभाषा है, और इसकी प्रमुख बोलियां है। ठीक है, ये मागधी की है और ये अर्धमागधी। ये तो याद रखना, ये मागधी की है, ये अर्धमागधी। ये देखो कुछ चीजें होती है जो हम टेक्स्ट से याद करते हैं, है ना। कैसे याद करेंगे इसको? ये मागधी की है, ये अब कभी प्रश्न आता है तो याद रखना, ये मागधी की है, इसमें 3 वर्ण है। कितने? 3 अक्षर है, जैसे बिहारी। ठीक है, मागधी 3 वर्ण में 3 इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसमें न कोई आधा है न मागधी में आता है। इसमें देखो एक आधा वर्ण आ रहा है, र की मात्रा आ रही ऊपर, पूर्वी।
ठीक है। और अर्धमागधी में भी हम देखते हैं अर्धमागधी, ठीक है, उसमें भी र की आदि मात्रा ऊपर आ रही है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि उसकी जो अपभ्रंश है उसमें भी र की आदि मात्रा यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। तो ऐसे हमको किसी भी चीज के साथ ऐसा एक संबंध बिठा के याद कर लेते हैं तो याद हो जाता है वो, ठीक है। हर चीज ऐसे नहीं, हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हम याद कर सकते हैं, है ना साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं र की आदि मात्रा इसमें भी रखी, तो वो हम कह सकते हैं अर्धमागधी, ठीक है। और इसमें मागधी पूरी पूरी मात्रा है, उसमें पूरी मात्रा है। इस तरह से कुछ चीजें याद कर सकते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी मैंने बताया था शॉर्ट से अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। ये है वो मागधी और ये खस अपभ्रंश से निकली हुई। चलो ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख बोलियां। अब देखते हैं पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्वी की 9 10 11 12, ठीक है। फिर 13 14 15 16 17 18। मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि एक हमारी भाषा है जिसकी 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। कितनी है, तो यहाँ से हमारे सामने निकल गया, एक तो हमारी भाषा, 5 उपभाषाएं और 18 टोटल बोलियां हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी एक हिंदी भाषा, ठीक है, उसकी 5 उपभाषाएं, ठीक है, उसकी 18 बोलियां, ठीक है। साथ में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि संक्षेप में जो मैंने आपको ये हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी ये हिंदी भाषा 5 उपभाषाएं और उसकी बोलियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं। अब अगली क्लास में मैं इसको और विस्तार से आपको एक एक बोली लेकर हम अलग अलग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और लाइक करना, धन्यवाद।